परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। भंते परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने उत्तराधिकारी के लिए अनेक बार फरमाया था कि महाश्रमण दक्षिण की यात्रा करेंगे। जब भी दक्षिणवासी संघबद्ध रूप में निवेदन करने के लिए आते तो प्रायः पूज्य प्रवर यही फरमाते कि हम तो नहीं, अब महाश्रमण कभी समय आने पर दक्षिण की यात्रा करेंगे, या यूं फरमाते मुझे नहीं इनसे अर्ज करो, ये कभी दक्षिण आएंगे। तो गुरु के उस एक इंगित को रखने के लिए आचार्य प्रवर ने बहुत शीघ्र ही आचार्य बनते ही विदिन 1 ईयर, एक तरीके से कहूं, या 1.25 साल बाद ही दक्षिण भारत की यात्रा करने का निर्णय स्वीकार किया और उसके साथ ही यह घोषित कर दिया कि जब कभी भी दक्षिण जाऊंगा तो 3 चतुर्मास, एक चेन्नई, एक बेंगलोर और एक हैदराबाद में करने का भाव है। पूरे धर्म संघ में अनेक वृद्ध साधु साध्वियों का आचार्य प्रवर से आग्रह था कि एक साथ इतनी लंबी यात्रा न करें पूर्वांचल और दक्षिणांचल की, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। पर आचार्य प्रवर ने पूर्व में घुसने से पहले ही वहां से निकलने का रास्ता बना लिया था, उड़ीसा में मर्यादा महोत्सव घोषित करके। नहीं तो पूज्य प्रवर शायद कलकत्ता में आपको 2-3 चतुर्मास जरूर करने पड़ते। पर आचार्य प्रवर तो समयज्ञ हैं, वे जानते थे कि इसी तरीके से रास्ता बनाया कि आगे दक्षिण भारत की यात्रा का पथ प्रशस्त हो गया। और आचार्य प्रवर ने 3 वर्ष की दक्षिण यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न की और लगभग यह संपन्नता की ओर है। बंधुओं, आप लोगों को याद होगा 2 अप्रैल 2018 में आचार्य प्रवर ने दक्षिण भारत की धरा पर अपना कदम रखा था और लगभग 3 जनवरी 2021 तक आचार्य प्रवर का दक्षिण भारत में प्रवास निर्धारित है। तो यह दक्षिण भारत के 1008 दिनों की यह यात्रा है। आचार्य 1008 गुणों के धारक होते हैं और वे 1008 स्त्री संपदा से युक्त आचार्य श्री महाश्रमण जी ने दक्षिण भारत में 1008 दिन का प्रवास किया है या करने वाले हैं। दक्षिण के 6 राज्य हैं और 6 राज्यों की यात्रा आचार्य श्री ने की है। चाहे वो आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना से पुनः आंध्र प्रदेश में ही दक्षिण भारत की यात्रा समापन की ओर होगी। पूर्वी भारत के सारे राज्यों में आचार्य प्रवर नहीं पधारे, पर दक्षिण का एक भी राज्य ऐसा नहीं है कि जहां आचार्य प्रवर ने अपने पावन पदरज से इन्हें पावन न किया हो, और एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य ने आचार्य प्रवर को स्टेट गेस्ट के रूप में घोषित न किया हो। दक्षिण भारत वह धरा है जहां पे आज भी भारत की संस्कृति जीवित है, क्योंकि जब भी भारत के ऊपर में आक्रमण हुए तो वे लगभग उत्तर भारत को ही झेलना पड़ा। तो उत्तर भारत की संस्कृति में, धर्म में यदा कदा अनेक जगह परिवर्तन देखा जा सकता है, पर दक्षिण भारत उन सब प्रभावों से वंचित रहा। इसलिए आज भी यहाँ में कला, संस्कृति, स्थापत्य, यहाँ पे धर्म के अवशेष, मंदिर आदि प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जब आचार्य प्रवर ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की यात्रा की तो ऐसा लगा कि जैन धर्म का किसी समय में यहाँ पे स्वर्णिम अतीत रहा होगा। और दक्षिण भारत की धरा एक ऐसी धरा है जिसमें समुद्र भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है तो बागान भी है, और लोगों की भक्ति भावना यहाँ इस रूप में है कि समझ में आता है कि आचार्य भद्रबाहु ने दक्षिण भारत को क्यों चुना था, या ये समझ में आता है कि साधु साध्वियां दक्षिण में आने के बाद में जल्दी से उत्तर में जाना क्यों नहीं चाहते। यहाँ आने के बाद लगता है पूज्य प्रवर ये एक साताकारी क्षेत्र है, मौसम यहाँ का सुहावना है, यहाँ के लोग धर्म पारायण है, तो इस क्षेत्र में यदि लंबा प्रवास हो, कम से कम 50 वर्ष का गैप तो नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत में यदि प्रवास हो तो यहाँ पे काम करने की संभावना बहुत है। एक चीज जरूर है कि यहाँ की भाषा से हम लोग अजान हैं। तो यहाँ की भाषा के जब अक्षर देखते हैं तो वो जलेबी जैसे गोल गोल दिखते हैं,
और कुछ कुछ राज्यों की भाषा तो इमरती की तरह और भी लिपटी हुई दिखती है। तो यदि भाषा का ज्ञान हो जाए, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आने लग जाए, तो फिर दक्षिण भारत के जैसा राज्य अपने आप में काम करने की दृष्टि से एक विलक्षण राज्य है। आचार्य प्रवर एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में इतने बड़े धर्म संघ के साथ में इतनी लंबी यात्रा की है। पूज्य गुरुदेव से तुलसी भी पधारे थे तो वे साध्वी प्रमुखाश्री जी को साथ नहीं लाए, और स्वयं साध्वी प्रमुखाश्री जी ने भी मेरे ख्याल से दिल्ली चतुर्मास तक ये कल्पना नहीं की होगी कि पूरे भारत का भ्रमण इस अवस्था में, इस वय में आचार्य प्रवर की सेवा में निर्विघ्न रूप से इसी प्रकार सेवा करते हुए संपन्न करेंगे। कहाँ आसाम, कहाँ नेपाल, भूटान, दक्षिण भारत, सब जगह आचार्य प्रवर ने साध्वी प्रमुखाश्री जी को साथ में रखते हुए यात्रा की। एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने तो देखा है जहां भी आचार्य प्रवर कहीं पे भी प्रस्थान करें या पदार्पण करें तो साध्वी प्रमुखाश्री जी को हमेशा मंगलिक की तरह साथ रखते हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी से मंगल पाठ का श्रवण करके काम को प्रारंभ करते हैं, जैसे कोई माँ ने साथ साथ में यात्रा करवाई हो। तो आचार्य प्रवर एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने शताधिक साधु साध्वियों को साथ में रख करके इतनी प्रलंब पदयात्रा की है, और पूरी प्रलंब पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। ये आचार्य प्रवर का पुण्य प्रताप है। जिस समय में पूर्वांचल की काठमांडू की यात्रा की तो भूकंप जैसी परिस्थिति ने एक परीक्षा लेने का प्रयास किया, बट आचार्य प्रवर उसमें भी खरे उतरे। और इसी प्रकार दक्षिण भारत की यात्रा में कोरोना के रूप में एक महामारी आई जिसने भी एक प्रयास किया, बट इसे भी आचार्य प्रवर ने सानंद निर्विघ्न संपन्न किया। तो आचार्य प्रवर जैसे पुण्य प्रतापी जो आचार्य हैं, जो दक्षिण भारत की धरा पे घूमे हैं, और दक्षिण भारत के लोगों ने अब तक उन संतों को देखा था जिनके बड़े बड़े मठ हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत धन संपत्ति या सोने के सिंहासन पे बैठने वाले हैं। उन लोगों का पहली बार एक ऐसे बड़े संत या बड़े गुरु के साथ में साक्षात्कार हुआ जिनका कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, जो 1 रुपया पैसा तक लेते नहीं। तो ऐसे संतों को अपने दक्षिण भारत में प्राप्त करके दक्षिण वासियों की श्रद्धा चौगुनी हो गई। अनेक दक्षिणवासी तमिल लोगों को, तेलुगु लोगों को, कन्नड़ लोगों को, केरला मलयाली लोगों को अभिभूत होते हुए हमने देखा है, जिन्होंने कभी जैन संतों को नहीं देखा। उस चर्या को सुनकर के वे अपने आप को गदगद महसूस कर रहे थे कि हमें एक ऐसे पुण्य प्रतापी आचार्य के दर्शन हुए जो आज भी भारत की ऋषि परंपरा को उसी रूप में अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। तो आचार्य प्रवर की यह दक्षिण यात्रा संपन्न होकर के अब छत्तीसगढ़ की और मध्य भारत की ओर प्रवाहित होने वाली है। तो संत चरण गंगा की धारा जहां जहां जाती है वहां वहां पावन पवित्र करती रहती है। दक्षिण भारत में उत्तर की भारत की तरफ से गंगा आई जिसने पूरे दक्षिण भारत को पुण्य किया। मंगल कामना।